हेलो बच्चों। पिछले अध्याय में हमने विद्युत मोटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है जी। और विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या था कि कोई भी धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर एक बल लगता है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से वही एफ है ना, फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र और धारा है ना, इसको लिख ही लिया करो यहाँ। तो उससे हमने उस पर बल निकाला था। अब हम एक नया इसका सेक्शन है, उसको अब हम शुरू करने जा रहे हैं। वो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग तो डाल ही लीजिए। ठीक है। तो अब अपन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में हम पढ़ेंगे। घरों में हमारे जो सरकार की तरफ से या निगम की तरफ से जो बिजली आती है, ये बिजली का सिद्धांत भी इसी से जुड़ा है। क्योंकि जो भी बिजली घर होते हैं, चाहे कोयले से चलने वाले हों या परमाणविक यानी एटॉमिक न्यूक्लियर पावर स्टेशन हों या पानी से जहां बिजली पैदा होती है ना, वो डैम बनते हैं, डैम के नीचे फिर बिजली घर भी होते हैं। तो इन सभी में यही वाला विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ही सिद्धांत लगता है। ठीक है। तो ये हमारे डे टू डे लाइफ यानी प्रतिदिन जो दिनचर्या होती है उसका जरूरी हिस्सा है कि जो भी हमारे घर में बिजली आ रही है वो किस सिद्धांत पर निर्भर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है जी। तो चैप्टर के शुरुआत में ही आपने देखा था कि जो पहला दिन का आप लेक्चर याद करिए या पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें क्या था कि किसी तार से जब भी धारा को प्रवाहित किया गया तो उसके पास में रखा हुआ जो दिक् सूचक था, कंपास था, उसमें विक्षेपण हुआ था। ठीक है। तो जो ओरेस्टर साहब ने सबसे पहले दिन जो मैंने आपको बताया था, यानी किसी भी धारा से जुड़ा हुआ क्या था, एक चुंबकीय क्षेत्र था। उस चुंबकीय क्षेत्र ने कंपास क्या है, दिक्सूचक क्या है, एक छोटा सा मैग्नेट ही तो है, चुंबक ही तो है। ठीक है, यहां तक सही है। आज हम उल्टा देखेंगे कि यदि हम चुंबकीय क्षेत्र या किसी छड़ चुंबक को विस्थापित करेंगे तो तार के अंदर धारा पैदा हो जाएगी। ठीक है। तो दोनों चीजों को समझने की कोशिश करो, यानी कि हर जगह पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक साथ ही उपस्थित हैं। तो पहले वीडियो में हमने ये बताया कि किसी तार में यदि धारा को जैसे ही बहाओगे तो उस धारा से एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा और वो चुंबकीय क्षेत्र पास में रखे एक छोटे दिक् सूचक या छोटे चुंबक को, छड़ चुंबक को, ठीक है, हिला देता है। आज क्या सीखेंगे, एक तार रखा है जिसमें अभी धारा नहीं है ना, एक तार है नॉर्मल, उसके पास में रखे हुए चुंबक को यदि आप गति कराएंगे तो यदि ये तार पूरी तरह से बंद परिपथ में है तो इसमें भी धारा बहने लगी। बंद परिपथ होना जरूरी है क्योंकि खुला परिपथ होता है तो धारा बहती नहीं है। ठीक है जी। तो बंद परिपथ या बंद तार के पास रखा कोई चुंबक यदि हम हिलाएंगे तो यहां पर धारा प्रेरित होगी। प्रेरित है ना, प्रेरित को इंग्लिश में इंड्यूस बोलते हैं। तो उसी तरह की बात करेंगे आज। तो पहले तो आप हेडिंग डाल लें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो घरों में आने वाली जो बिजली होती है वो भी इसी सिद्धांत पर है। और जो जनरेटर आपने देखे होंगे जो शादी बारात में पीछे पीछे चलते हैं, जिससे कि वो दूल्हे और बाराती खूब लाइट की चमक दमक में नहाए रहते हैं, तो वो जो जनरेटर होता है वो भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। तो यहां पर एक कुंडली दिखाई गई है। तो ये जितना भी सिद्धांत है, ये जनित्र, प्रेरण मोटर, हाँ इसको तो आप देख ही लें एक बार। ये जो ट्रांसफार्मर वगैरह लगे होते हैं ना, आपकी जो भी मोहल्ला बस्ती वगैरह होगी उसके बाहर भी जैसे आपने ये ट्रांसफार्मर देखे होंगे। ये भी आपने देखा होगा जब लाइट चली जाती है तो ये पोर्टेबल जनसेट आते हैं, थोड़ा सा खींचा और ये चालू हो जाते हैं। ठीक है। ये प्रेरण मोटर वगैरह होती हैं। तो इन सभी में सिद्धांत आपका काम करता है। खोजा किसने था, माइकल फैराडे साहब। माइकल फैराडे साहब की भी कहानी बहुत दिलचस्प है, इसलिए मैं इनको बताना चाहता हूं। ये तो बेचारे बुक बाइंडिंग का काम करते थे, यानी वो क्या होता है ना, किताब के ऊपर जिल्द चढ़ाने का, क्योंकि बहुत बेचारे पुअर फैमिली से थे। पर जो भी किताबें आती थी ये उसको ही
अपनी दिलचस्पी के लिए पढ़ते रहते थे जब भी इनको खाली टाइम मिला। तो सिर्फ उन्होंने वो काम करते करते चोरी छुपे वो पढ़ते रहे, तो पढ़ते पढ़ते उन कई सालों में इनका इंटरेस्ट जाग गया। फिर एक बार इनके शहर में वो हम्फ्रे डेविस नाम के एक वैज्ञानिक आए, उनकी सेमिनार में ही गए, और वहां पर जो कुछ भी हम्फ्रे डेविड साहब ने जो भी बोला, उन्होंने उसके नोट्स बना के डाक के द्वारा उनको भेज दिया। तो हम्फ्रे डेविड साहब इनके उस नोट से बड़े प्रभावित हुए कि अरे इतना गरीब लड़का है और किताबों पे जिल चढ़ाने का काम करता है, तो उतना तो लाओ मैं ही इससे अपने ऑफिस में रख के चाय पानी के कप धुलवा लूंगा, ये करवा लूंगा, तो बेचारा कुछ सीखता भी रहेगा। तो हम्फ्रे डेविड साहब ने इन पर दया दिखाई और ये उनके ऑफिस पहुंच गए और उनकी लेबोरेटरी में काम करने लगे। ठीक है, और फिर वहीं पर इन्होंने अपने आइडिया देते रहे, जिससे कि विद्युत का जो आज हम जो चमत्कार देते हैं उसके जनक यही हैं। आप यकीन मानिएगा कि आपके घर में जो भी टीवी, एसी, पंखा, कूलर जो कुछ भी लग रहा है, उसमें एक संधारित्र या कैपेसिटर नाम का एक छोटा सा अवयव होता है। जैसे प्रतिरोध होता है ना, वैसे कैपेसिटर भी होता है। उस कैपेसिटर की यूनिट फैराड में ही, मतलब इन्हीं के नाम पर लिखी गई है। तो कहते हैं ना, कण कण में राम है। वैसे आप यकीन मानिएगा कि आपके घर के कोई भी बच्चा ले लीजिए आप, उसके घर में कम से कम 1000 बार उन छोटे छोटे यंत्रों के अंदर फैराड एफ नाम से लिखा हुआ होगा। आप कभी कैपेसिटर को किसी टीवी या इसके सर्किट से कोई पुराने में तोड़ के देखिएगा, उसमें एफ, तो जो एफ नाम की यूनिट है फैराड, वो इन्हीं के नाम पर दी गई है। ये इतने बढ़िया थे कि बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, देशों ने इनको उपाधि देने के लिए भी बुलाया, पर इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं कोई उपाधि नहीं लेना चाहता, मैं तो सिर्फ विज्ञान के लिए काम करना चाहता हूं। ठीक है, तो घर में कभी भी आपकी बिजली है जिसके चलते आप मोबाइल चार्ज कर पा रहे हैं, पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो एक बार इनको भी जरूर याद कीजिएगा कि फैराड साहब के चलते ही आज जिंदगी में इतनी अच्छी लाइट आती है कि हम सब इनके ऋणी हैं। अब हम अपनी बात कहना चाहते हैं। तो यहां पर एक कुंडली दिखाई गई है और ये सामने आपके एक चुंबक रखा हुआ है। ठीक है, छड़ चुंबक है। इस कुंडली के दोनों सिरे हमने किसी धारा मापी, अमीटर भी हो सकता है ना, अमीटर धारा को मापता है, जबकि गैल्वेनोमीटर सिर्फ ये बताता है कि हाँ धारा है वहां पर। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, अभी इस छड़ चुंबक को इस कुंडली के सापेक्ष गति कराएंगे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो जैसे ही गति कराएंगे तो कुंडली से जुड़ा हुआ चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि जो ध्रुव होते हैं, जो पोल होते हैं, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा होते हैं, यानी वहां पे सघनता या डेंसिटी या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ध्रुवों पे सबसे ज्यादा होती है। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, कूलर है, कूलर चल रहा है, कहीं पंखा चल रहा है, टेबल फैन, आपको जब पसीना आता है, गर्मी लगती है, तो आप क्या करते हैं, बिल्कुल टेबल फैन के पास आ जाते हैं। क्यों? टेबल फैन के मुंह पर सबसे ज्यादा हवा है, दूर दूर जाते जाएंगे तो फिर वो हवा जो है वो चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो जैसे टेबल फैन के मुंह पर सबसे ज्यादा हवा की धाराएं हैं, वैसे ही चुंबक के मुंह पर भी, यानी ध्रुव पर भी सबसे ज्यादा बल रेखाएं होती हैं। तो जैसे ही वो चुंबक का ध्रुव या उसका मुंह कुंडली के पास आएगा तो बल रेखाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, तो हम कहेंगे इससे जुड़ा चुंबकीय क्षेत्र बदल गया। तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता या घटता है तो इसके अंदर क्या पैदा होगी, धारा, और उसको हम कहेंगे प्रेरित धारा। ठीक है, तो विद्युत कैसे उत्पन्न होती है ये देखने के लिए तारों की एक कुंडली के भीतर व बाहर एक छड़ चुंबक लाइए। तो अभी देखिए मैं इसको आगे पीछे करूंगा तो यहां इस मीटर में विक्षेपण होगा। तो थोड़ा सा देखिए इसको, ये तो हो गए फैराडे साहब। अब यहां पर इसको देखिए, जैसे ही आप आगे के ले गए इसमें ये आ गया, ये बाहर ले गए, फिर वो वहीं चला गया। तो जैसे जैसे छड़ चुंबक को आप आगे पीछे एक बार फिर से देखिए, कोशिश करिए। ये तो आ गए फैराडे साहब। तो उन्होंने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था वो यही किया था।
अंदर जाते ही देखिए ये बाहर गया, फिर से वापस चला गया। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाहता कि किसी कुंडली से जुड़ा हुआ चुंबकीय क्षेत्र बदलने पर उस कुंडली के अंदर एक धारा पैदा होती है जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं, और इस प्रभाव को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चलिए बोर्ड पर आते हैं। तो बोर्ड पर आकर हम आपको समझाते भी हैं और आपकी किताब का भी किस पेज पर ये सब दिया गया है वो भी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा लिखिए कि किसी बंद परिपथ से जुड़ा चुंबकीय क्षेत्र बदलने पर उस परिपथ में विद्युत धारा बहती है। भाई परिपथ को बंद ही लेना है, बंद लोगे तभी विद्युत धारा पैदा होगी। यदि परिपथ बंद नहीं है तो विद्युत धारा पैदा नहीं होगी। हाँ, ये प्रभाव जरूर रहता है वहां पर। तो उस केस में बस वहां पर विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है पर धारा पैदा नहीं होती। पर हम तो अपने सही शब्दों का इस्तेमाल करें, परिपथ बंद होगा तभी धारा बहेगी, और जो धारा इस तरह से बहेगी उसको हम प्रेरित धारा कहेंगे। तो आप इस लाइन को उतारिए। तो किसी बंद परिपथ से जुड़ा चुंबकीय क्षेत्र बदलने पर उस बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस तरह के प्रभाव को कि जिसमें हम चुंबकीय क्षेत्र को बदल रहे हैं, तो ये वाली लाइन आपके पेज नंबर 233 पर दे रखी है, आपने किताब में जरा एक बार देख लें। तो किसी बंद परिपथ से जुड़ा चुंबकीय क्षेत्र बदलने पर उस परिपथ में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। घर में आने वाली बिजली एवं विद्युत जनित्र जो होता है वो इसी सिद्धांत पर, या जो ट्रांसफार्मर भी होते हैं वो भी इसी सिद्धांत पर निर्भर है। इस धारा को प्रेरित धारा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेल से पैदा नहीं हुई, सेल से पैदा नहीं हुई, समझते हैं? बैटरी से पैदा धारा नहीं है ये। आपने कुछ एक्शन क्रिया की है, उसकी प्रतिक्रिया मिली है, इसलिए इसको प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो पेज नंबर 234 पर अब आ जाइए। तो 234 पर एक तो फैराडे साहब का चित्र भी दिया हुआ है और एक प्रयोग भी दिया हुआ है। कौन से चित्र में? चित्र भी निकालिए। ये तो पे फॉर पेज, और ये अपन चित्र लिख लेते हैं। तो जो चित्र है वो आप निकाल लीजिए। चित्र कौन सा है? 13.16। आइए, तो वो चित्र 13.16 मैंने यहां पे बना रखा है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप वो चित्र निकाल लीजिए। बंद परिपथ ये वाला है जिसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? धारा आ रही है कि नहीं आ रही है, बस ये बता देता है। ठीक है जी। तो ये धारा का परिमाण तो नहीं बताता, बस ये बताता है कि परिपथ में धारा है या नहीं है, ये बता देता। तो करेंगे क्या? एक बंद परिपथ यानी कुंडली है, उस कुंडली के साथ गैल्वेनोमीटर जोड़ लिया और उसके सामने हम ये छड़ चुंबक लिया है। छड़ चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव है। अब उत्तरी ध्रुव को हम इसके पास लेके आएंगे। ठीक है जी, जैसे अभी तो यहां दिखा रखा है। तो थोड़ी देर में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं, है ना। तो थोड़ी देर में यदि मैं इसको यूं आगे बढ़ा दूंगा तो आप भी जानते हैं किसी भी छड़ चुंबक से विद्युत रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। तो यदि यहां पहुंच जाता तो इस तरह से होती, और यदि यहां होता तो आप भी जानते हो कम रेखाएं इसमें से गुजरती। ठीक वैसे ही जब पंखे या कूलर के पास आप पसीना सुखाने के लिए बिल्कुल उसके मुंह पे चले जाते हो, क्योंकि
पंखे कूलर के मुंह पर हवा की धाराएं ज्यादा होती हैं और जैसे जैसे दूर हटते जाओगे पंखे कूलर से निकलने वाली हवा की धाराएं कम होती जाती हैं। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए फिर से एक बार मैं फिगर बना लेता हूं। ये लीजिए, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, तो ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, जब मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे को मुश्किल से एक दो ही लाइन मिलेगी। जब मैं या कुंडली को पास ले आऊंगा, है ना, कुंडली का साइज वही, तो देखो अब 1 2 3 4 बहुत सारी धाराएं मिलेंगी। तो जब भी आप ध्रुवों के पास चले जाते हैं या कुंडली को ध्रुव के पास ले जाया जाता है तो चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कूलर या पंखे के मुंह पे चले जाने पर वहां पर आपको ज्यादा हवा मिलती है, इसलिए पसीना अच्छे से सूख जाता है। शादी ब्याहों में या कोई इस तरह के बर्थडे के फंक्शन में तो वो जो कूलर आते हैं बड़े बड़े, उसके लिए झगड़ा ही बना रहता है। हर कोई कहेगा नहीं मेरे पास रहने दे, मेरे पास रहने दे, धक्का मार के वो बेचारा इधर उधर ही जाता रहता। ऐसे ही पंखे दीवार, ये आपकी छत वाला जो पंखा होता है, हर कोई ठीक उसके नीचे ही सोना चाहता है गर्मियों में, तो क्योंकि बिल्कुल उसके नीचे सोओगे तो ज्यादा हवा मिलेगी। तो कुल मिलाकर अब बात खत्म करते हैं। ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती हैं, यानी उनकी संख्या ज्यादा होती है। तो उनकी संख्या ज्यादा होती है कहां पर? ध्रुवों के पास। तो जब भी किसी चुंबकीय ध्रुव को, यानी इस नॉर्थ पोल को, उत्तरी ध्रुव को इसके पास ले गया है, तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बदल गया, यानी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं मिली। जैसे ही ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं मिली तो हम कहेंगे कि भाई इस कुंडली में धारा प्रेरित होगी, जिसके चलते गैल्वेनोमीटर के इसमें ये विक्षेपण आ गया, यानी धारा इस तरह से बहने लगी। धारा ने इसको इधर से टक्कर मारी तो सुई इधर चली गई। यदि उत्तरी ध्रुव की बजाय यदि हम दक्षिणी ध्रुव लाए होते, ठीक है, तो अब की बार हम साउथ पोल को उधर ले गए तो पता है धारा की दिशा बदल गई। तो धारा की दिशा इस तरह से बदलेगी। तो ये सब आपके चित्र 13.16 में समझाने की कोशिश की है। तो फैराडे साहब ने पहली बार यही एक्सपेरिमेंट किया था कि किसी भी बंद परिपथ से जुड़ा, ये देखिए फिर से लाइन, किसी भी बंद परिपथ से जुड़ा चुंबकीय क्षेत्र बदलने पर, कैसे चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है कि आप छड़ चुंबक को गति करा के पास या दूर ले जा रहे हैं। तो छड़ चुंबक को पास ले जाओगे तो ये रेखाएं की संख्या बढ़ जाएगी, इसको दूर ले जाओगे उससे तो इसकी रेखाएं घट जाएंगी। तो ज्यादा कोई नई चीज नहीं सोचनी। कूलर या पंखे का एग्जांपल ले लो। कूलर या पंखा आपके मुंह पे आ जाएगा तो ज्यादा हवा मिलेगी, कूलर पंखा आपसे दूर चला जाएगा तो आपको कम हवा मिलेगी। बस वही कहानी है। तो उम्मीद है अब आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया। बंद परिपथ कौन है? ये वाली कुंडली जिससे गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे बदल रहा है कि आप छड़ चुंबक को उसके पास ला रहे हैं या उससे दूर ले जा रहे हैं। यही तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा था। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। ये तो आ गए फैराडे साहब। और अभी वो आते हैं कुंडली के अंदर। ये देखिए, ये रही कुंडली, ये इधर गए इधर गए, ये लीजिए। तो चाहे अंदर चले जाओ चाहे पास आ जाओ, हर अवस्था में यहां पर विद्युत धारा प्रेरित हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब आपकी किताब में लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिएगा कि उत्तरी ध्रुव लेके आते तो धारा की दिशा भिन्न होती, दक्षिण ध्रुव लेके आओगे तो धारा की दिशा इससे भिन्न होगी। इसलिए जब उत्तरी ध्रुव को पास लेके आ रहे हैं तो धारा इस तरह से बहती हुई दिखाई है, और जब दक्षिणी ध्रुव लेके आ रहे हैं तो धारा हमने इस तरह से दिखाई है। ठीक है, दिशा के बारे में बाद में बात कर लेंगे, पर आपकी बुक में जितना उतना ही अभी पहले बताएं, तो आप इसको नोट करिए अच्छे से। तो उम्मीद है आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। उसके बाद अपन कुछ और काम की बातें बताएं।
वो मुख्य बिंदु उतारिए, ध्रुव बदलने पर कुंडली में धारा की दिशा बदल जाएगी। कुंडली कौन है? इसको अपन कुंडली कह रहे हैं। तो ध्रुव बदला, पहले उत्तरी था अब दक्षिणी कर दिया, तो दक्षिणी ध्रुव को पास लेके आ रहे हैं, तो कुंडली में धारा की दिशा बदल गई। पहले उसमें यदि वामावर्त थी तो अब दक्षिणावर्त हो गई। ठीक है, अच्छा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुंडली व चुंबक को यदि स्थिर रखोगे, है ना भाई, हमने गति कराई नहीं रहे, चुंबक को गति नहीं कराएं, दोनों को बस एक दूसरे के सामने रख के छोड़ दें। ये कुंडली बना ली, ये बस चुंबक कुछ नहीं कर रहे, ये भी रेस्ट स्थिर है, यानी जीरो वेग है इसका, इसका भी जीरो वेग है। तो पता है कुंडली में कोई धारा प्रेरित नहीं होगी। तो कुंडली व चुंबक दोनों स्थिर हों तो कोई भी धारा प्रेरित नहीं होगी। साथ ही यदि दोनों समान वेग से चलें एक ही दिशा में, मान लो ये भी इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये भी इधर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो पता है तब भी धारा प्रेरित नहीं होगी। तो कुंडली व चुंबक स्थिर हो, यानी 0 0 वेग हो। अरे 0 में से 0 घटाओगे तब भी 0 आया, और 2 में से 2 घटाओगे तब भी क्या आया? 0 आया। क्योंकि जब दोनों स्थिर हैं तब भी उनके बीच का अंतर नहीं बदल रहा, और जब दोनों समान वेग से जा रहे हैं एक ही दिशा में तब भी उनके बीच का अंतर नहीं बदलेगा। बीच का जो गैप होता है ना वो नहीं बदला तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की संख्या भी उतनी ही रहेगी। तो ये बहुत काम की बात है, दोनों स्थिर हो तब भी, समान वेग से जा रही हो तब भी, तो कोई धारा प्रेरित नहीं होती है। उतारिए इसको। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रभाव है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसी के चलते हमारे घरों में बिजली आती है, या बिजली घरों में इसी सिद्धांत पर बिजली पैदा होती है। हमारे घर के आसपास लगे हुए ट्रांसफार्मर भी इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। इवन मोबाइल का चार्जर भी एक तरह से ट्रांसफार्मर ही है, क्योंकि वो 220 वोल्ट जो सरकार या निगम हमको दे रहा है उसको एक बहुत छोटे वोल्टेज में, हो सकता है 2 3 4 वोल्ट के आसपास ही बदल देता है। तो आपका मोबाइल का चार्जर भी अपने आप में इसी सिद्धांत पर निर्भर है। तो मुख्य बिंदु क्या है? सबसे पहले तो प्रभाव को याद करना कि किसी भी बंद परिपथ से जुड़ा चुंबकीय क्षेत्र बदलने पर उस परिपथ में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और शुरुआत में क्या बोला था? इस चैप्टर में 2 मुख्य बातें ना। सबसे पहले क्या शुरुआत की थी? औरस्टे साहब ने क्या देखा? औरस्टे साहब ने देखा कि किसी तार के अंदर यदि धारा बहाते हो तो उससे जुड़ा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है जो किसी दिक् सूचक को हिला देता है। यहां पर क्या हो रहा है? एक कुंडली है, बंद परिपथ है, उससे जुड़ा हुआ एक चुंबक है। उस चुंबक को जैसे ही गति कराओगे, सापेक्ष गति कराओगे, सापेक्ष का मतलब ये होता है कि दोनों का वेग अलग अलग है। किस किस का? कुंडली का और इसका। यानी ये 3 मीटर से जा रहा है और ये 2 मीटर से जा रहा है, तो 3 - 2 क्या आना चाहिए? 1। यानी दोनों के वेग का जो अंतर है वो हमेशा अशून्य होना चाहिए, यानी शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य नहीं होगा तभी धारा प्रेरित होगी। यदि दोनों का वेग समान मान लें एक ही दिशा में, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। तो धारा प्रेरित नहीं होगी। ठीक है जी, यह है। और ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र की या चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता यानी संख्या ज्यादा होती है। तो जैसे ही ध्रुव उनके पास ले आओगे तो उससे जुड़ा हुआ चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएगा, जैसे धारा बदल जाएगी। ठीक है, तो अभी तो ये पहला प्रभाव देख रहे हैं। फिर जो उनका पेज 235 है वो भी अपन अगले वीडियो में लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ठीक से दोहराइए, फिर हम इसको अगले वीडियो में इसका अगला प्रभाव लेते हैं, और जो दाएं हाथ का नियम है फ्लेमिंग का वो भी देखेंगे। ठीक, तो कॉन्सेप्ट लाइव से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।